लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कुल्थी की खेती करके कमाए अच्छा मुनाफा। नारियल की बागवानी करके कमाए अच्छा मुनाफा। प्रदेश के जिन किसान भाइयों के खेत अभी खाली रह गए हैं, वे इस समय कुल्थी की खेती कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप कुल्थी की खेती करते समय किन किन खास बातों का ख्याल रखें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर CS महतो। किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आपको कुल्थी, जिसको कि हम इंग्लिश में हॉर्स ग्राम भी बोलते हैं, उसके खेती के बारे में कुछ बातें बताना चाहूँगा। जैसे कि पता है इस समय खरीफ का मौसम चल रहा है और इसमें कुल्थी भी एक दलहनी फसल के रूप में किसान भाई यहाँ के लगाते हैं। तो कुल्थी हम मुख्यतः देर से लगाते हैं खरीफ के मौसम में। इसको लगाने का सबसे अच्छा समय है मध्य अगस्त से लेकर मध्य सितंबर तक। तो जब हम बारिश लगभग ढलान में आ जाता है तो उस समय इसको अपने खेतों में लगाते हैं। सबसे पहले तो भूमि का चुनाव कर लें। भूमि का चुनाव इस तरह से करें जिसमें कि जल जमाव नहीं हो, क्योंकि ये खरीफ का मौसम है और इसमें काफ़ी मात्रा में पानी बरसात होता है। तो हमें इस तरह का भूमि का चुनाव करना चाहिए कुल्थी फसल को लगाने के लिए जिसमें जल जमाव थोड़ा देर के लिए भी नहीं हो, क्योंकि कुल्थी की फसल ऐसी फसल है, ऐसी दलहनी फसल है जो कि 2-4 घंटा भी जल जमाव अपने जड़ों में बर्दाश्त नहीं करता है। और अगर जल जमाव होता है तो धीरे धीरे कुल्थी के पौधे मुरझाने लग जाते हैं और इसमें उत्पादन में कमी आ जाती है। खेत की तैयारी पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके लिए एक बार गहरी जुताई करके 2 से 3 बार कल्टीवेटर से जुताई करना चाहिए। बुआई से 15 से 20 दिन पहले 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद को कल्टीवेटर की मदद से पूरे खेत में समान रूप से दें। इसके बाद खेत को अच्छी तरह से समतल कर लें। और किस्मों की बात करें तो सबसे पहले आता है बिरसा कुल्थी 1। यह बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से विकसित है, जो झारखंड के किसानों के लिए सबसे उपयुक्त पाई गई है। इसके अलावा इसमें हम VLG 19 भी एक किस्में हैं जो कि हम झारखंड के किसानों के लिए अनुशंसा कर सकते हैं। इसके पश्चात 2-3 किस्में जो अभी हाल में विकसित हुई है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा छत्तीसगढ़ में जो है, तो उससे जो विकसित की गई है इंदिरा कुल्थी 1, उसके बाद बिलासा और अलख कुल्थी। ये तीनों कुल्थी की किस्में हैं, अधिक उपज देने वाली किस्में हैं। ये 13 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक इनसे हम उपज ले सकते हैं।
बुआई के पूर्व बीजों को कवकनाशी से उपचारित करें ताकि इन्हें बीज तथा मृदा जनित रोगों के साथ कीट व्याधियों से भी बचा जा सके। इसके लिए बाविस्टिन 1 ग्राम दवा से प्रति किलोग्राम बीज अच्छे से उपचारित करें। भी राइजोबियम आता है जो कि हमारे विश्वविद्यालय में उपलब्ध है, जिसको हम 4 ग्राम प्रति किलो की दर से अच्छी तरह से बीजों को मिला के छाया में सुखा के उसको लगाना चाहिए, ताकि इसमें जो जड़ में गांठ बनती है उसका विकास अच्छी हो और ये वायुमंडल में जो नेत्रजन है उसको वो ले सके अपने नेत्रजन की आपूर्ति के लिए। तो चूँकि इसमें राइजोबियम हम से बीज उपचारित करते हैं, इसलिए इसमें नेत्रजन के लिए हमको यूरिया देने की आवश्यकता नहीं होती है। रासायनिक खाद के लिए रूप में हम डीएपी और पोटाश देके इसको सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, झारखंड की ज़मीन जो टाण वाली ज़मीन है वो अम्लीय अवस्था में रहती है। तो अगर अम्लीय मिट्टी को हम अपने लगाने के लिए अनुरूप बनाने के लिए कुल्थी के फसल के लिए इसमें हम चूना द्वारा उपचारित करते हैं इस तरह के मिट्टी को। चूना की मात्रा हम 3 से लेके 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से अनुशंसा करते हैं। अगर हम बात करें इनके रासायनिक उर्वरक के संबंध में, तो रासायनिक उर्वरक में चूँकि ये दलहनी फसल है तो इसमें यूरिया की कम ही मात्रा लगती है। रासायनिक खाद डालेंगे। रासायनिक खाद के लिए मुख्यतः डीएपी और पोटाश अनुशंसा की गई है। इसके अलावा आप सल्फर भी दे सकते हैं, क्योंकि यह दलहनी फसल है और इसमें फली बनता है। तो अगर सल्फर की मात्रा आप डालेंगे खेतों में, अगर कम है खेतों में, तो सल्फर की मात्रा डाल के इनकी फली को पुष्ट बना सकते हैं। तो सल्फर अगर खेतों में चाहिए तो उसमें वो हम एसएसपी के माध्यम से दे सकते हैं। जब हम कुंडों में रासायनिक खाद डालते हैं, उसके उपरांत उपचारित बीज को डालते हैं। उसके बाद अच्छी तरह से कुंडों को ढक देते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कुंड 30 सेंटीमीटर का हम खोलते हैं। 30 सेंटीमीटर कुंड में हम सबसे पहले कि इसको लगाने के लिए हम मुख्यतः पंक्तियों में लगाते हैं, जिसमें 30 सेंटीमीटर की दूरी रखा जाता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अब बिहार में सफलता से होगी नारियल की खेती। दरअसल उत्तर बिहार के कोशी क्षेत्र की जलवायु नारियल की खेती के लिए अनुकूल पाई गई है, जिसके चलते अब बिहार में नारियल की खेती की तरफ किसानों का रुझान तेजी से बढ़ा है। नारियल जो दूसरे फलों से बिल्कुल अलग होता है, इसके कच्चे फल हो या सूखे फल, दोनों का उपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होता है और वर्ष भर नारियल पानी की अधिक डिमांड रहती है। इसके अलावा इसे तेल के लिए, रेशे का उपयोग औद्योगिक कार्यों में और पत्ते, जलावन, झाड़ू, छप्पर, खाद जैसी चीजें बनाने के उपयोग में आते हैं, जिसे देखते हुए इसकी खेती से यहाँ के किसान खूब मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए नारियल की खेती के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र सबौर, जिला भागलपुर की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ममता कुमारी से। नारियल जो दूसरे फलों से बिल्कुल अलग होता है, इसके कच्चे फल हों या सूखे फल, दोनों का उपयोग धार्मिक कार्यों में बहुत अधिक होता है। वर्ष भर नारियल पानी की अधिक डिमांड रहती है। इसके अलावा इसे खाने में, तेल के लिए, रेशे का उपयोग औद्योगिक कार्यों में और पत्ते, जलावन,
झाड़ू, छप्पर, खाद जैसी चीजें बनाने के उपयोग में आते हैं, जबकि लकड़ी का उपयोग फर्नीचर के उपयोग में आता है। इसके इतने उपयोग को देखकर इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। नारियल की इतनी उपयोगिता है कि यहाँ के किसान खूब मुनाफा कमा सकते हैं। नारियल एक ऐसे जगह से आया है जहाँ पर पानी की कमी नहीं है, भले ही क्षारीय। एक बहुत बड़ी अवधारणा है, गलत अवधारणा है हमारे किसानों के बीच में, खास करके बिहार के किसान के बीच में। वो मुख्यतः नारियल की खेती किस प्रकार से करते हैं, एक नारियल ला करके लगा देते हैं और नारियल लग गया, और उनको आने वाले दिन में समस्या होने लगती है कि नारियल में फल नहीं आ रहा है, नारियल में फल नहीं आ रहा है या नारियल गिर रहा है। इसका दो ही कारण है, या तो सही से परागण नहीं होता है या फिर उसको सही से पोषक तत्व नहीं है, इसीलिए नारियल गिर जाता है, अबॉर्ट कर जाता है। तो किसान भाइयों को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमेशा कभी भी लगाएं वो नारियल तो एक साथ है 10-20 नारियल का गाछ लगाएं, और ना 10-20 नारियल लगाते हैं और उसका सही प्रबंधन करें तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभकारी फसल है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र नारियल की खेती के लिए अनुकूल है और पिछले कुछ वर्षों में देखा गया है कि किसानों ने अच्छी उपज ली है, जिसे देखते हुए इस क्षेत्र में इसकी खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। अगर आप इसके पेड़ लगाना चाहते हैं तो ये सही समय है। किस्मों के आधार पर बौने पेड़ वाले किस्मों के लिए 20 फीट, हाइब्रिड और टॉल किस्मों के लिए 25 फीट कतार से कतार और पेड़ से पेड़ की दूरी रखें। गड्ढों की खुदाई वैसे तो गर्मी में करना अच्छा रहता है, लेकिन अभी भी कर सकते हैं और खुदाई करने के 8 से 10 दिन बाद ही रोपाई करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये समुद्र के किनारों पर अधिक होते हैं, जहां मिट्टी में रेत और नमक अधिक होता है। इस क्षेत्र में इस कमी को पूरा करने के लिए गड्ढों में नमक और बालू का उपयोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर जरूर करें, और जब रोपाई करें तो एक ही किस्म नहीं लगाएं, कई किस्मों को मिलाकर एक साथ लगाएं, जिससे परागण में कोई समस्या नहीं हो और भरपूर। सबसे बड़ी बात जानने के लिए बात यह है हमारे किसानों के लिए कि नारियल को पानी की बहुत आवश्यकता है, लेकिन हमारे किसान नारियल को पानी देने की ज़रूरत ही नहीं समझते हैं। किसान नारियल एक पौधे को अगर हम 4-4 दिन पर पानी देते हैं तो एक पौधे को एक साल में 45 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। और हमेशा इस बात का गौर करें कि अगर हम नारियल को लगा रहे हैं तो नारियल में इंटरक्रॉपिंग के लिए जो अंतर्वर्ती फसल का जो चयन होगा वो किसान उसी तरह का फसल चयनित करेंगे जिसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि नारियल का पेड़ सीधा लंबाई में होता है और ऊपर फल लगते हैं, और फल आने में किस्मों के अनुसार 3 से 7 साल का समय लगता है। ऐसे में नारियल पेड़ों के बीच की खाली जगह में अन्य फसलें लेकर अतिरिक्त आमदनी ले सकते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नारियल के साथ एक मल्टी स्टोरेड खेती की जा सकती है। मल्टी स्टोरेड कहने का मतलब कि आप नारियल आपने जब अलग अलग तरीकों से लगाया है, आयताकार विधि से लगाया है, हेज मेथड से लगाया है, तो आप उस पर गोल मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। जैसे गोल मिर्च का जो लत्तर होता है, वाइन्स होता है, उसको आप नारियल पर ऊपर चढ़ा सकते हैं, वो एक लेयर हो गया। ये आपका सेकंड स्टोरी हो गया। आप उसके नीचे आप आइए तो अमरूद की सघन बागवानी भी बीच में कर सकते हैं, लेकिन अमरूद से अच्छा है कि हमारे किसान उसके बीच में केला की खेती कर सकते हैं। और अगर किसान केला की खेती करते हैं तो 1 हेक्टेयर में लगभग 1000 पौधा उन्हें एक नारियल के 1 हेक्टेयर के बगीचे में लगाया जा सकता है। नारियल के साथ हमारे किसान पपीता नहीं लगा सकते हैं। अब ये अलग बात है कि नारियल में पानी ना देंगे तो पपीता लगा सकते हैं, लेकिन अगर आवश्यकता की बात करेंगे तो नारियल और केला का बहुत ही उत्तम व्यवस्था है कि दोनों की खेती साथ में की जा सकती है मल्टी स्टोरेज में। और इसके अलावा जब वो केला से नीचे उतरते हैं तो ज़मीन पर वो अलग अलग तरह की खेती कर सकते हैं। जैसे ज़मीन पर वो सब्जियों की खेती कर सकते हैं, मूंग की खेती कर सकते हैं, वो लोबिया की खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती आराम से किसान हमारे कर सकते हैं। हल्दी की खेती कर सकते हैं जो कि टर्माइट से भी बचाता है। नारियल की अच्छी खेती करके स्वयं के बाजार को पकड़ सकते हैं और नारियल का एक अच्छा व्यवसाय बन सकता है। इसकी व्यावसायिक खेती करके किसान एक बिहार के लिए नई संयोग संदर्भों की स्थापना कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने प्रदेश में पानी की किल्लत रहती है। पानी की कमी के चलते खेती करना तो दूर बल्कि पीने के पानी की भी गंभीर समस्या रहती है। ऐसे में करें तो क्या करें? क्या है इस पानी की गंभीर समस्या का समाधान? जी हाँ, यदि आप फार्म पॉन्ड बनाते हैं तो इस समस्या से निजात पा सकते हैं। आज हम आपको गांव बलेखंड जिला जयपुर के ऐसे ही प्रगतिशील किसान शंकर लाल यादव से मिलवा रहे हैं, जिन्होंने वर्षा की एक एक बूंद को संजोकर फार्म पॉन्ड में इकट्ठा किया और वे इस पानी को साल भर फसलों के उपयोग में ले रहे हैं। तो ये फार्म पॉन्ड किस प्रकार से उपयोगी रहा, आइए जानते हैं खुद इन्हीं से। खेती करते हुए जो सबसे ज़्यादा समस्या का जो सामना हमारे को करना पड़ा, पहले धरातल लेवल पे पानी अच्छा खासा उपलब्ध था तो पानी की समस्या नहीं थी। जैसे जैसे हमने खेती की तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे सामने समस्या आई वो पानी की आई। अपने राज्य में लगातार पानी की विकराल समस्या होती जा रही है और आए दिन हम सभी पानी बचाने के लिए स्लोगन भी सुनते आ रहे हैं। जल बचाओ, जीवन में खुशहाली लाओ, आओ मिलकर ले जल संरक्षण का संकल्प। पृथ्वी की रक्षा का यही है विकल्प। जल होगा तभी सुरक्षित होगा कल। लेकिन फिर भी हम पानी बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं। यदि किसान भाइयों आपके पास भी पानी की कमी है तो आप फार्म पॉन्ड बनाएं और इस फार्म पॉन्ड में वर्षा जल एकत्रित करें, जिससे आप पानी की समस्या से छुटकारा पा सकें, क्योंकि फार्म पॉन्ड आज के समय की जरूरत बन गया है। तो हमने उस समस्या का समाधान के लिए फार्म पॉन्ड बनवाया। ये मैंने फार्म पॉन्ड बनवाया जिसमें भी गवर्नमेंट अनुदान दे रही है। ये मैंने जो फार्म पॉन्ड बनवाया उस पर गवर्नमेंट ने 90,000 रुपये का अनुदान दिया है, जिससे मैं खेती कर सकूँ। आप ये देख रहे हैं कि ये मेरा जो पॉन्ड है 15 मीटर और 50 मीटर लंबा है और 7 मीटर की इसकी गहराई है। टोटल जो पानी का है वो 30 से 35 लाख लीटर का ये पॉन्ड है, जिसके द्वारा मैं खेती करता हूँ। जो पानी की जो समस्या आ रही है उसका सबसे स्थायी और सबसे अच्छा साधन है। जब ये हमारी समस्या आई तो हमने पॉन्ड बना लिया और खेत से इकट्ठा पानी करने लगे, परंतु और ज्यादा पानी इकट्ठा हो तो उसके लिए मैंने क्या किया कि फिर संरक्षित खेती पे हम गए। संरक्षित खेती के लिए हमने ये पोली हाउस लगाया। पोली हाउस भी इस प्रकार से उसका हमने किया कि पोली हाउस और फार्म पॉन्ड दोनों को हमने अटैच कर दिया। दोनों को इतना पास लगा के जैसे ही बरसात होती है तो ये 4000 वर्ग मीटर का जो पानी है वो इस पॉन्ड में आता है। टोटल का टोटल पानी ये जो आप देख रहे हो किसी कुएं और किसी का पानी है, ओनली बरसात का पानी है। और इसी पानी से ये पोली हाउस की खेती करते हैं और बार की खेती करते हैं। तो जो पानी का जो महत्व है, भाई बरसात बरस रही है, बह के अपने एक खेत से दूसरे खेत में चला जाता है, उसी पानी के द्वारा संरक्षित खेती भी कर रहे हैं, बार की खेती भी कर रहे हैं। तो बेस्ट जो उपाय है वो है फार्म पॉन्ड। किसान भाइयों, इस किसान ने भी पानी की कमी को देखते हुए फार्म पॉन्ड बनाया और ये किसान इस फार्म पॉन्ड में वर्षा के जल को एकत्रित करके विभिन्न कार्य में उपयोग में ला रहे हैं, जिससे इनको पानी की समस्या से नहीं जूझना पड़ रहा है। हमने पोली हाउस से फार्म पॉन्ड में पानी इकट्ठा कर लिया। फार्म पॉन्ड में पानी इकट्ठा करने के बाद में भी क्या होता है, किसान भाई उसका मैनेजमेंट नहीं करते हैं। तो मैनेजमेंट नहीं करते हैं तो वो पानी वेस्टेज हो जाता है। हम फार्म पॉन्ड में पानी, जैसे मेरे पास 30 लाख लीटर पानी उपलब्ध हो गया, तो हम उसको इस प्रकार से यूजेबल ले रहे हैं कि पूरा का पूरा टोटल ड्रिप पे हम खेती कर रहे हैं। ये मोटर लगी हुई है सिंगल फेज 3 HP की, ये पाइप गया हुआ है फार्म पॉन्ड में, हमने डाल दिया। यहाँ से हमने कनेक्ट किया ड्रिप से और पानी की सप्लाई दे दी। फार्म पॉन्ड बनाने के बाद में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने वाली बात है कि भाई इतना गहरा होता है, इतना पानी होता है तो कोई किसी के साथ भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसके लिए फार्म पॉन्ड में हमने ये जाल बाउंड्री करवा रखी है, जो सभी को करवानी चाहिए, ये जिससे कोई अंदर नहीं गिर सके।
जानवर है, मनुष्य है, तो ये इसकी सुरक्षा है। फार्म पॉन्ड किसान की जो समस्या है उसका पानी की सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे सुविधाजनक उपाय है, जिसके द्वारा हम बहुत बड़े स्तर पर कृषि कर सकते हैं। जैसे आज पानी की जो समस्या है, किसान भाई जैसे बोरिंग करवा रहे हैं या बाढ़ की जो करा रहे हैं, तो उसमें जो बार बार जो खर्चा कर रहे हैं उसकी बजाय ये स्थायी खर्चा है। एक ही बार अपने को खर्चा करना है और उसके बाद हम बरसात में पानी इकट्ठा करो और खेती करो। जैसे अपने बोरिंग करा रहे हैं या कुआं खुदाई करा रहे हैं, आज कराएंगे 2 साल बाद में दरातल में जो पानी नहीं है, जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा तो पानी खत्म होता जाएगा। पानी के लिए अपने आज 2 लाख रुपए लगा रहे हैं एक बार के लिए, वो ही हर 2 साल में अपने को 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। अब जैसे मैंने इसको फार्म पॉन्ड को बनाया तो मेरा टोटल खर्चा 2 लाख रुपए आया, उसमें से 90,000 रुपए हमने गवर्नमेंट से ले लिए, 1,10,000 रुपए हमारे लगा है। ये जो कंपनी के द्वारा जिसका लगा है उसकी 5 साल की इसमें गारंटी होती है, 5 साल तक की सीट की गारंटी है। और इसकी जो लाइफ है सीट की वो लगभग 15 साल तक ये चलेगा, यानी एक खर्चा करने के बाद में 15 साल के लगभग ये फार्म पॉन्ड चलेगा। किसान भाइयों, ये किसान फार्म पॉन्ड में वर्षा जल को इकट्ठा करके अपने विभिन्न फसलों में सिंचाई के उपयोग में ले रहे हैं, जिनसे इनको अच्छी आय मिल रही है। तो आप भी इस किसान की तरह फार्म पॉन्ड बनाकर पानी की समस्या से तो छुटकारा पा ही सकते हैं, साथ ही फसलों को लगाकर अच्छी आय भी ले सकते हैं। तो किसान भाई कम खर्च करके और ये अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं, यानी आपको बार बार एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सदगामा, जिला कोडरमा के कृषक बीरू कुमार ने। ये लेयर मुर्गी पालन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बीरू कुमार जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जो विषय पे बात करेंगे वो है लेयर फार्मिंग। लेयर फार्मिंग एक ऐसा व्यवसाय है जो किसानों के लिए काफ़ी लाभ सिद्धकारी है। इसकी अगर बात करें कि लेयर फार्मिंग होता क्या है, तो लेयर फार्मिंग का अर्थ है कि व्यावसायिक तौर पे अंडे देने वाली मुर्गियों का पालन करना। आज के दौर में अंडे की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अंडे की पूर्ति कर पाना मुश्किल भी हो गया है, क्योंकि अंडे से हमें भरपूर प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा 3 मिल जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। ऐसे में लोगों के मन में लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के प्रति रुझान बढ़ रहा है। लेयर मुर्गी पालन का अर्थ है व्यावसायिक अंडा उत्पादन के उद्देश्य से मुर्गियों का पालन करना। लेयर मुर्गियां ऐसी विशेष नस्ल हैं जिन्हें 1 दिन की उम्र से पालने की जरूरत होती है। ये मुर्गियां 18 से 19 सप्ताह की उम्र से व्यावसायिक रूप से अंडे देना शुरू कर देती हैं। अगर हम किसान भाई इसको व्यावसायिक तौर पे करना चाहेंगे तो हमें कुछ बातों को ध्यान देना होगा जो कि हमारे बिजनेस या हमारे व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो लेयर फार्मिंग में मुर्गियों की नस्लों का चुनाव, तो मुर्गियों की नस्लों का चुनाव की हम बात करें तो उसमें मुख्यतः इनमें अगर हम नस्लों की बात करें तो इसमें मुख्य नस्लें हैं ईसा वाइट है, लेमैन वाइट है, निकचिक है एंड बॉबकॉक है। दूसरा ग्रुप की अगर हम बात करें ब्राउन लेइंग हेन, तो ब्राउन लेइंग हेन जो होती हैं इनके अंडों का आकार बड़ा होता है तथा अंडों का जो रंग होता है वो भूरे रंग का होता है। अंडे जो है ये अधिक मात्रा में देती हैं दूसरे मुर्गियों की तुलना। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि इनमें जो मुख्य नस्लें हैं इसमें जो है ईसा ब्राउन है, लेमैन ब्राउन है और इसमें जो है इसके साथ साथ कुछ हम बैकयार्ड पोल्ट्री भी कर सकते हैं। बैकयार्ड पोल्ट्री की नस्लें भी ले सकते हैं जो हमारी देसी ब्रीड है, जैसे कि बनराजा है या जो है श्रीनिधि है या जो है हम कड़कनाथ है या सोनाली, इन सबको भी हम बैकयार्ड पोल्ट्री के फार्म करते हैं। लेयर पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण बात एक उपयुक्त भूमि का चयन करना है और यह इस व्यवसाय का सबसे महंगा हिस्सा है। व्यावसायिक मुर्गी पालन के लिए यदि आपके पास अपनी खुद की भूमि है तो बेहतर रहता है। भूमि का क्षेत्र पक्षियों की संख्या पर निर्भर करता है।
पोल्ट्री फार्मिंग के लिए जगह चुनते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। मसलन ग्रामीण क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि और श्रम अपेक्षाकृत सस्ते हैं। कोशिश करें कि जगह प्रदूषण मुक्त हो, साथ ही चयनित स्थान पर पर्याप्त मात्रा में ताजे और साफ पानी का स्रोत हो। इतना ही नहीं, उस स्थान से शहर में परिवहन व्यवस्था पर भी ध्यान दें और अगर आपके द्वारा चुने गए स्थान के पास ही मार्केट हो तो काफी अच्छा रहेगा। इसके लिए वेंटिलेशन सिस्टम और तापमान प्रबंधन सही तरीके से करनी चाहिए और सही वेंटिलेशन के लिए बड़े आकार की खिड़कियाँ या दरवाजे बनवा सकते हैं, जिन्हें आवश्यकता पड़ने पर खोला जा सके। चूजों की बात आती है, चूजों का चयन। तो चूजों की हम बात करें तो चूजों को देखरेख के लिए हम सबसे पहले जो चूजे हम लेकर आएंगे वो एक प्रमाणित सोर्स होना, प्रमाणित हैचरी सोर्स होना चाहिए, या उस विश्वसनीय हैचरी की जगह से हमको चूजों का सिलेक्शन करना चाहिए। चूजा हम जब भी लें उसमें हमको ये देखना चाहिए कि चूजे स्वस्थ होना चाहिए और चूजों का जो वजन है वो 35 से 40 ग्राम से अधिक होना चाहिए। चूजे लाने के बाद हम उसको समय समय पर उन चूजों में टीकाकरण करना चाहिए, जिससे कि उससे रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बनी रहे और आने वाले दिनों में कोई रोग बीमारी ना हो। जो लेयर फार्मिंग, इसमें मुख्यतः 3 स्टेज होती हैं। एक जो होती है वो ब्रूडिंग स्टेज, दूसरी होती है जो है वो ग्रोइंग स्टेज, और जो होती है वो फिर लेइंग स्टेज। जो ग्रोइंग स्टेज होती है वो चूजों को लाने के जो ब्रूडिंग स्टेज होती है वो चूजे को लाने के बाद स्टार्ट होती है। ये लगभग जो है 4 सप्ताह तक जो है चूजे की जो ग्रोइंग स्टेज रहती है। इसमें हम जो है स्टार्टर फीड देते हैं और इसको हम 4 सप्ताह तक जो है तापमान मेंटेन करके रहते हैं, और इस समय जो हम फीड देते हैं वो जो है स्टार्टर फीड देते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोची फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।